नमस्ते। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर, जहां हम लेकर आए हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की अमर कृति परिणीता की कहानी। पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे शेखर और ललिता के रिश्ते में अनकही भावनाएं धीरे धीरे गहराने लगी थी। आज हम लेकर आए हैं परिणीता का दूसरा हिस्सा। चलिए शुरू करते हैं। कुछ महीने बीत गए। घर का वही शांत वातावरण, वही रोजमर्रा की दिनचर्या। शेखर अपने सोफे पर आधे लेटे हुए हमेशा की तरह एक विदेशी उपन्यास में डूबे हुए थे। किताब के पन्नों की सरसराहट के बीच अचानक हल्की सी आहट हुई। धीरे धीरे कदमों से ललिता आई। उसने तकिए के नीचे से चाबियों का गुच्छा निकाला और तिजोरी की ओर बढ़ गई। शेखर ने नजर तक उठाए बिना बस साधारण भाव से पूछा, क्या हो रहा है? कैश बॉक्स खोलते हुए ललिता बोली, रुपए ले रही हूँ शेखर दा। शेखर ने फिर से अपनी किताब पर नजर गड़ाते हुए कहा, ठीक है। ललिता बाहर जाने के लिए तैयार होकर आई थी, हल्का सजना सवरना, जैसे मन ही मन चाह रही हो कि शेखर उसे पूछे, कहाँ जा रही हो? मगर शेखर की आंखें किताब से जरा भी ऊपर न उठी। ललिता के लिए ये बहुत अस्वाभाविक था, क्योंकि वो बिना शेखर से कहे कहीं बाहर नहीं जाती थी और आज भी उसी भरोसे पर तैयार होकर आई थी कि पूछने पर अनुमति तो मिल ही जाएगी। मगर यहाँ तो उसकी ओर देखने का भी वक्त नहीं था शेखर को। आखिरकार जब और देर हो गई तो ललिता ने दरवाजे पर ठहर कर कहा, हम लोग नाटक देखने जा रहे हैं। शेखर ने आश्चर्य से सिर उठाया, हम लोग? यानी कौन कौन? ललिता ने हल्की झिझक के साथ जवाब दिया, मैं, अन्ना काली, बगल वाले मकान की चारू बाला, चारू का भाई और उनके मामा। ये मामा कौन है? शेखर ने फिर सवाल किया। गिरीन बाबू, ललिता ने रुककर कहा, एक हफ्ता पहले ही मुंगेर से आए हैं, यहाँ से बीए करेंगे, बहुत अच्छे इंसान हैं। शेखर के स्वर में हल्की सी व्यंग झलक आई। अरे वाह, इतनी जल्दी अच्छा खासा परिचय भी हो गया, नाम काम सब मालूम, तभी तो 4-5 दिन से शक्ल तक नहीं दिखी। शायद चारू के घर ताश हो रहा होगा। ललिता ने साहस बटोर कर कहा, चारू ने कहा था। शेखर तुरंत उसकी ओर देखकर बोला, ओ, तो मतलब पूरी तैयारी करके आई हो? पूछने की क्या जरूरत है, ठीक है जाओ। उसके इस व्यंग से ललिता का सारा उत्साह बुझ गया। मन तो बहुत था नाटक देखने का, पर विवशता ये थी कि ताश खेलते समय तय हो चुका था कि खर्चा आधा आधा बांटना है। अब पीछे हटना आसान नहीं था। कुछ देर तक वो दरवाजे पर खड़ी रही, पर शेखर ने नजर उठाकर देखा तक नहीं। हार कर आंसू पोंछती हुई नीचे उतर आई और अन्ना काली को 10 रुपए देते हुए कहा, तुम लोग चले जाओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सर में दर्द हो रहा है। बहुत मनाने पर भी जब ललिता तैयार न हुई तो सब लोग अकेले ही नाटक देखने चले गए। इधर बगल वाले मकान की चारू बाला और उसकी माँ मनोरमा को ताश खेलने का बहुत शौक था। मनोरमा को पता था कि वो खेल में उतनी तेज नहीं है, इसलिए अक्सर ललिता को बुलवा लिया करती थी। ललिता सचमुच बहुत तेज खिलाड़ी थी और इसी वजह से मनोरमा को अक्सर जीत भी मिलती। शेखर ये सब जानता था। उसे इस बात का भी आभास था कि इन दिनों चारू का मामा गिरीन्द्र आया हुआ है और यही बात उसे खटक रही थी। गिरीन्द्र पढ़ाई के लिए बांकीपुर में रहता था और कलकत्ता बहुत कम आता था। स्वाभाविक था कि शेखर उसे ना पहचानता हो, लेकिन ललिता का उसके साथ नाटक देखने जाने का विचार शेखर को कतई अच्छा नहीं लगा। अगले दिन जब मनोरमा ने ललिता को बुलवाया तो ललिता सचमुच किताब और कॉपी में मग्न थी। मगर मनोरमा उसकी पढ़ाई पर हंसते हुए बोली, अरे बड़ी होकर क्या तुझे मजिस्ट्रेट बनना है? और मान लो बन भी गई तो क्लब में तो ताश खेलना ही पड़ेगा, चलो उठो। ललिता ने इनकार किया, पर मनोरमा जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर ले गई। खेल शुरू हुआ, पर आज ललिता का मन बिल्कुल नहीं लग रहा था। थोड़ी ही देर बाद उसने उठने की कोशिश की। तभी गिरीन्द्र ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कल आपने अपने हिस्से के पैसे तो भिजवा दिए, पर नाटक देखने नहीं आई, तो क्या कल चलेंगी? ललिता झेपते हुए बोली, नहीं, कल नहीं, कल मुझे फुर्सत नहीं है, और जल्दी से वहां से निकल गई। असल में ये शेखर का डर नहीं था, बल्कि ललिता खुद भी समझ रही थी कि गिरीन्द्र की नजर अब बदलने लगी थी।
कुछ ही दिनों के परिचय में वो ललिता को एक अलग नज़र से देखने लगा था। यह एहसास ललिता को और भी असहज बना रहा था। इसी बेचैनी में वो फिर शेखर के कमरे में पहुंच गई और वही काम करने लगी जो बरसों से करती आई थी, शेखर के कमरे की सफाई सजावट। किसी ने उसे ये काम सौंपा नहीं था, मगर उसने अपने मन से ही ये जिम्मेदारी ले ली थी। घर के सब लोग जानते थे कि ललिता और शेखर के बीच गहरा स्नेह है। सबने इस रिश्ते को हमेशा एक सहज निर्मल बंधन माना, पर शायद कोई नहीं जानता था कि ये स्नेह आगे चलकर कैसा रूप लेगा। शाम को जब शेखर आया और ललिता को कमरे में देखा तो नाराजगी से बोला, मिल गई फुर्सत कमरे की सफाई करने की? तो बताओ, कल रात किस टाइम लौटी नाटक देखकर? ललिता चुप रही। फिर शेखर ने कहा, नीचे जाओ, माँ बुला रही हैं। नीचे जाकर जब ललिता को नाश्ता देने के लिए भेजा गया तो उसने थाली लेकर शेखर के कमरे में प्रवेश किया। शेखर बिना देखे बोला, नाश्ता कहीं भी रख दो। मगर ललिता यूं ही खड़ी रही। शेखर को महसूस हुआ कि वो अभी तक गई नहीं। उसने कहा, इस तरह हाथ में प्लेट लिए कब तक खड़ी रहोगी? इसे रख दो और जाओ। ललिता का गुस्सा भीतर ही भीतर उबल पड़ा। फिर बोली, होने दो देर, मुझे भी नीचे कोई काम नहीं है। शेखर ने हंसते हुए कहा, अच्छा, मतलब नीचे काम नहीं है तो बगल वाली चारू के घर में तो होगा। वैसे भी कोई एक घर तो है नहीं तुम्हारा। इस व्यंग से जैसे ललिता के दिल में आग लग गई। उसने गुस्से में थाली को जोर से मेज पर पटक दिया और वहां से चली गई। कुछ दिनों तक ललिता ने शेखर से दूरी बना ली। नाटक देखने तो वो गई नहीं थी, फिर भी शेखर के तानों ने उसे बहुत चोट पहुंचाई थी। इसी बीच अन्ना काली ने अनजाने में आग में घी डाल दिया। उसने शेखर को बता दिया कि ललिता अक्सर चारू के घर ताश खेलने जाती है और वहां गिरिंद्र भी खेलता है। ये सुनकर ललिता को और भी बुरा लगा। धीरे धीरे बात इतनी बढ़ी कि गिरिंद्र की बेचैनी साफ दिखने लगी। चौथे दिन जब ताश का खेलना हुआ तो उसने मनोरमा से साफ कह दिया, दीदी आप जाकर ललिता को बुला लाइए। मनोरमा सब समझ गई थी। उन्हें हंसी आई कि उनका ममेरा भाई ललिता की ओर खींचा जा रहा है। वो ललिता को ले आई, मगर तभी अचानक अन्ना काली दौड़ती हुई आई। दीदी शेखर दा बुला रहे हैं, जल्दी चलो। ललिता ने तुरंत पत्ते नीचे रख दिए और संकोच से कहा, अच्छा मौसीमा, मैं चलती हूँ, शेखर दा बहुत गुस्सा होंगे, और तेजी से वहां से निकल गई। दोस्तों, आपने देखा कि कैसे ललिता और शेखर के रिश्ते में अब खटास और अनकही भावनाओं की गांठें बनने लगी हैं, और वहीं दूसरी ओर गिरिंद्र का झुकाव भी साफ दिखने लगा है। आगे क्या होगा जानने के लिए देखिए परिणीता का अगला भाग। बाकी की कहानी अगले एपिसोड में।